नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक निर्णय इस समय काफी सुर्खियों में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 के आईटी नियमों के उस प्रावधान को खारिज कर दिया है जिसके अंतर्गत पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को केंद्रीय तथ्य जांच इकाई के रूप में तब्दील करने की बात की गई थी। तो आज के इस संदर्भ में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संदर्भ को। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारी सभी शाखाओं में, विशेष रूप से करोल बाग शाखा, प्रयागराज शाखा, जयपुर, लखनऊ और इंदौर शाखा में जीएस फाउंडेशन बैच का प्रारंभ हो रहा है। और ये करोल बाग शाखा में 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, इंदौर शाखा में 23 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, प्रयागराज में 3 अक्टूबर, जयपुर में 7 अक्टूबर और लखनऊ में 18 अक्टूबर से ये नए बैच शुरू हो रहे हैं। और इससे संबंधित किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप 87501 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, इसमें आप 87501 और 87501 इस नंबर पर संपर्क करके और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। बात खबर की हम करेंगे, चर्चा में क्यों है इस बात को जानने के साथ इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे कि वास्तव में जो फैक्ट चेक यूनिट थी ये क्यों चर्चा में आई थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो विवाद कौन से थे, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का आधार क्या है, किन बातों का उल्लंघन हो रहा था जिसको कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उस बात पर अपनी सुनवाई पूरी की और अपना निर्णय सुनाया। साथ ही साथ हम देखेंगे पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट क्या है। इसका मतलब कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जो कि पहले से मौजूद एक ढांचा था, एक यूनिट थी, अब उसमें पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट 2023 संशोधित नियम क्यों लाया गया, सरकार क्या चाहती थी, उस नियम में क्या बदलाव करने की कोशिश की, इस बात को समझने के साथ साथ मौजूदा निर्णय के संदर्भ में इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको मिलेगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 दोनों से जोड़ के संदर्भ को आप देख सकते हैं। देखिए, बात सबसे पहले खबर की हम करेंगे। खबर ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले खबर की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स फेक न्यूज फैक्ट चेक रूल, व्हाई डिड इट नीड द ओपिनियन ऑफ थर्ड जज। अब यहाँ पे तीसरे जज की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए इससे पहले ये मामला जो था ये जब बॉम्बे हाईकोर्ट में था तो यहाँ पर एक खंडित फैसला आया था। मतलब 2 जजों की जो पीठ थी उसमें एक जज जो थे उन्होंने पक्ष में निर्णय दिया, एक जज ने विपक्ष में निर्णय दिया। तो ये खंडित फैसला था, विभाजित फैसला था। उसके बाद तीसरे जज की आवश्यकता पड़ी थी, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरे जज की आवश्यकता जब पड़ी है उन्होंने अपना जो निर्णय दिया है उसी के आधार पर इसको खारिज किया गया है। तो ये आप बात जान लें कि तीसरे जज की आवश्यकता तो यहीं पड़ी, यहीं पर इस बात को क्लियर कर देते हैं। अब साथ में इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इसमें जो भी आजकल फेक न्यूज चल रही थी, कई ऐसे तथ्य, भ्रामक तथ्य होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते हैं, तो उस पर एक अंकुश लगाने की बात हो रही थी। लेकिन केंद्र सरकार अब इसके लिए जिस यूनिट को अपने केंद्र सरकार के अधीन लाना चाहती थी, पीआईबी जो फैक्ट चेक यूनिट पहले से मौजूद थी, केंद्र सरकार चाहती थी कि वो केंद्र सरकार के अधीन उसको और शक्तियां दे दी जाए जिससे कि अब वो कार्रवाई भी कर सके, उसको निर्देश भी दिया जा सके और ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो उसको दंड भी दिया जा सके। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया। अब उसके आधार क्या है इस बात को भी हम समझेंगे। देखिए यहां पर हुआ है कि पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जो थी उसको सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 लाया गया, अर्थात इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ये कोशिश की गई, ऐसा प्रोविजन किया गया कि जो केंद्रीय तथ्य जांच इकाई है उसके रूप में इसको तब्दील किया जाए, कुछ और शक्तियां देते हुए इसको मान्यता दी गई। लेकिन जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर 2-1 से जजेस ने जो फैसला दिया उसके आधार पर इसको खारिज किया गया। तो ये पूरा मसला है। अब इसमें हम इसकी पृष्ठभूमि को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये फिगर और साफ होगा, तस्वीर और साफ होगी। देखिए हुआ ये कि अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा आईटी नियम 2021 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा क्योंकि उस समय बहुत सी ऐसी चीजें चल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, या डीप फेक का मामला काफी हाईलाइटेड रहा बीच में, तो इन चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया और सरकार को लगा कि एक ऐसी निर्धारण शक्ति होनी चाहिए कि जो कि इस बात का उसको निर्णय लेने की शक्ति हो, उसको कार्रवाई करने की शक्ति हो। तो सरकार ने महसूस किया कि सूचना सही है या नहीं, इसके लिए जो फैक्ट चेक यूनिट है उसका गठन किया जाए और इसको थोड़ा पावर दिया जाए। सिर्फ हम ये ना बता सकें कि ये सूचना, अमुक सूचना सही है कि गलत है, हम सिर्फ वो ना करके इस पर अंकुश लगाने की दिशा में कुछ प्रयास किया जाए।
तो फैक्ट चेक यूनिट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंटेंट को फर्जी, गलत या भ्रामक के रूप में चिन्हित कर सकती थी। यह प्रोविजन इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया। मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो एफसीयू बनेगी वो ये चिन्हित कर सकती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अगर कंटेंट पड़ा है तो वो फर्जी है, गलत है या भ्रामक है, तो उसको वो पॉइंट आउट कर सकती है, चिन्हित कर सकती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को हटाने के लिए निर्देशित भी कर सकती है। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो उस पर अगर ऐसी सामग्री है जिसको इस कैटेगरी में चिन्हित किया गया, तो वो इकाई कह सकती है, एफसीयू कह सकती है कि अब आप इसको हटाइए, निर्देशित कर सकती है। ये तब की बात हो रही है जब अमेंडमेंट होने के बाद जो एफसीयू की परिकल्पना थी उसकी बात हो रही है। अब यदि फेक न्यूज पर कार्रवाई नहीं होगी तो भारत में जो भी इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर वो इस दिशा में काम नहीं करते हैं। उनको निर्देशित किया गया कि आप इसको हटाइए, इस पे कार्रवाई करिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो भारत में काम करने की अनुमति जो उनको अनुमति मिली हुई है वो भी खो सकते हैं। हो सकता है जैसे फेसबुक का उदाहरण ले लें, अगर फेसबुक पर कोई ऐसा आपको आपत्तिजनक सामग्री मिली, अगर सरकार को लगता है कि वो आपत्तिजनक है, सरकार की इस यूनिट को जिसका गठन किया गया था अमेंडमेंट के बाद, एफसीयू का, तो वो अगर कहती है और अगर ये नहीं मानता है तो फिर हो सकता था कि इस प्रोविजन के बाद से उसको बैन कर दिया जाता। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो सेफ हार्बर की शक्ति मिली हुई है, इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं या इंटरनेट जो प्रोवाइडर होते हैं, तो उनको जो सेफ हार्बर की कंडीशन मिली हुई होती है उस पर नुकसान होता, वो कहीं ना कहीं वो शक्ति इनकी समाप्त होती। अब देखिए सेफ हार्बर क्या होता है। सेफ हार्बर क्या होता है कि एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, कानूनी रूप से एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है। कहने का मतलब कि एक कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन नियमों को अगर ये जितने भी इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको तमाम कानूनी जो दबाव होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। एक उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे फेसबुक पर अगर कोई सामग्री अपलोड की गई और उस सामग्री में कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, तो फेसबुक अगर उस सामग्री को स्वयं कुछ निर्धारित समय होते हैं, कुछ मानक बनाए गए होते हैं, कहने का मतलब कुछ कम नियमों का एक समूह होता है, उसको अगर पालन करता है फेसबुक और उस कंटेंट को, उस सामग्री को उस निश्चित समय के अंदर हटा देता है, तो इसका मतलब वो सेफ हार्बर की उसकी जो कंडीशन है उसके तहत जो उसको सुरक्षा मिलती है, कानूनी सुरक्षा मिलती है, वो मिलती रहेगी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वही उस काम को नहीं करता है, उस कंटेंट को नहीं हटाता है और उससे नुकसान होता है, उससे हिंसा भड़क सकती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे नियम के छोटे से गुच्छे होते हैं जिनको अगर फॉलो करती है कोई भी इस प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करता है अपने प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, तो उससे तमाम उसको कानूनी सुरक्षा उस देश द्वारा प्रदान की जाती है। तो सेफ हार्बर की शक्ति भी समाप्त होती अगर ये चीजें, पहले वाली चीजें चल रही होती। अब इस पर क्या कहा हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने आखिर क्या कहा जिसकी वजह से हाई कोर्ट को कौन सी ऐसी बातें लगी कि ये उसको लगा कि इस चीज को खारिज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात बंबई हाई कोर्ट ने ये कहा अपने निर्णय में कि ये सबसे पहले तो संवैधानिक रूप से ये सही नहीं है। संवैधानिक रूप का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो उसको ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का सबसे पहला जो मानना था वो ये था कि सबसे पहले आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा वहीं आर्टिकल 91(1)(a) जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 19(1)(g) क्या है? 19(1)(g) मतलब व्यवसाय की जो स्वतंत्रता की बात होती है, तो इन चीजों का उल्लंघन हो रहा है और सारे के सारे ये अनुच्छेद हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं और मूल अधिकारों का हनन अगर होता है तो ये बात उचित नहीं होती है। तो संवैधानिक रूप से यहां पर इसका उल्लंघन हो रहा था। साथ ही इसमें जो भ्रामक या अस्पष्ट जो चीजें हैं उसको व्याख्यायित नहीं किया गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया। यहां पर ये कहा गया कि फैसले में जो आप कह रहे हैं कि नकली न्यूज है, झूठी खबर है, भ्रामक खबर है, अब इसकी परिभाषा क्या है? इसको अगर जब तक निश्चित एक आकार नहीं दिया जाएगा, एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जाएगी कि इस कैटेगरी में होने पर इसको हम भ्रामक मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं कि यह झूठा है, भ्रामक है, फर्जी है, तो इस आधार पर अगर परिभाषित नहीं किया जाएगा तो उसका दायरा इतना व्यापक होगा कि उसके आधार पर उस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। किसी भी चीज को हम बता सकते हैं कि यह भ्रामक है, किसी भी चीज को बता सकते हैं कि यह गलत है और उसके आधार पर उसको चिन्हित करके हम दंडित कर सकते हैं। तो सरकार को एक तरह से निरंकुश बना सकता था, सरकार की इस यूनिट को निरंकुश बना सकता था। तो इस पर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की। साथ ही साथ नागरिकों को केवल सत्य जानकारी प्राप्त कराना ही राज्य की भूमिका नहीं है, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा। साथ ही साथ उसने सबसे बड़ी बात जो ये कही कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है
उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो तथ्य जांच इकाई है अर्थात फैक्ट चेक यूनिट है, इसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि इसको बहुत सही नहीं ठहराया जा सकता। ये एक प्रकार से सेंसर की तरह काम करेगा। और इस लेवल पर आकर इतनी शक्ति किसी एक जगह केंद्रित करना, सरकार अपने ही खिलाफ चीजों को, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के पास सेंट्रलाइज हो रही थी शक्तियां, तो इस पर आपत्ति जताई। अब देखिए, राज्य द्वारा भाषण को सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत करना या उसे प्रकाशित न करने के लिए बाध्य करना, तो ये एक प्रकार का सेंसरशिप था। तो इस पर भी आपत्ति कोर्ट ने जताई और इसके आधार पर इसको खारिज कर दिया है। अब देखिए, पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट पहले भी बनाई गई थी। नवंबर 2019 में फैक्ट को चेक करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी। लेकिन इस फैक्ट चेक यूनिट में, इस तथ्य जांच जो इकाई है इसमें और संशोधन के बाद वाले इकाई में फर्क क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। उसी फर्क के आधार पर आप समझेंगे कि इस पर कोर्ट ने आपत्ति क्यों दर्ज की। तो देखिए, पहले भी जो प्रेस सूचना ब्यूरो है, पीआईबी है, उसके अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट थी। उसकी स्थापना 2019 में नवंबर में हुई थी। अब सरकार से संबंधित कोई भी अगर फर्जी खबर होती थी, किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना होती थी, तो इसका काम क्या था कि वो इसका खंडन करती थी। वो सही सूचना को उस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रकाशित करती थी, बताती थी कि नहीं, ये सूचना गलत है, ये सूचना सही है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली कोई भी गलत सूचना हो, उसका मुकाबला करना इसका काम था और जनता को सही जानकारी प्रदान करना इसका काम था कि ये नहीं, ये वाली जानकारी सही है। अब केवल सरकारी योजनाओं, नीतियों और सरकार से संबंधित सूचना तक ये सीमित थी। मतलब इसका जो एरिया था वो थोड़ा सा लिमिटेड था। मतलब सरकारी योजना के संबंध में अगर कोई भ्रामक बात फैला दी गई, तब ये बताएगी नहीं, ये नहीं, ये बात थी। कोई पॉलिसी है या कोई सरकार से संबंधित सूचना है, तो ये केवल उन्हीं बातों को जस्टिफाई करती थी सही सूचना के माध्यम से। इसका कार्य क्या था? सूचना का खंडन करना था। मतलब जो ये सूचना है वो ये अमुक सूचना गलत है, ये सही सूचना है, इतना ही इसका काम था। सही जानकारी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए ये साझा करता था। तो एक तरह से हम कह सकते कि कोई भी अगर सूचना गलत फैलती थी तो सूचना का खंडन करके ठीक सूचना देना, यहां तक इसका कार्य जो है सीमित था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने या उसे हटवाने का निर्देश ये जारी नहीं कर पाती थी। मतलब इसके पास पावर नहीं था कि आपने गलत सूचना यहां पर दे रखी है, इस सूचना को आप हटा दें, हम आपको निर्देशित करते हैं। अब इसी को जो अमेंडमेंट किया गया बाद में, जिसको कि सरकार के अंतर्गत केंद्रीय तथ्य जांच इकाई के रूप में गठित करने की बात की गई, वहां पर इस अमेंडमेंट में इसको ये पावर आगे दे दी गई। अब केवल भ्रामक जानकारी के सही तथ्य, हम कह सकते हैं केवल भ्रामक जानकारी के सही तथ्य उजागर करता था, तो कार्यवाही की हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी थी वो इसके पास नहीं थी। अब वही जो अमेंडमेंट के बाद इसको शक्तियां सौंपी गई, उसको लेके एक दूसरा पक्ष भी था। वो पक्ष ये कह रहा था कि ये शक्तियां सौंपना नो डाउट एक दृष्टिकोण से तो ठीक प्रतीत होता है, लेकिन जब हम देखेंगे हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हो रही हैं, जो आपने शब्द दिए हैं भ्रामक है, झूठा है या अमुक अमुक जो भी है, तो वो परिभाषाओं का स्पष्ट होना जरूरी है। इस आधार पर फिर कोर्ट ने उसको खारिज किया। फिर देखिए, पीआईबी चेक यूनिट जो 2023 में संशोधित नियम के बाद जो स्वरूप सामने आता है वो क्या आता है? इसमें जब संशोधन किया गया तो ये इसको पहले तो सरकार से जोड़ दिया गया। मतलब सरकार की एक यूनिट के रूप में ये हो जाएगी और फर्जी, झूठी या भ्रामक जानकारी की पहचान ये करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट से हटाने के लिए निर्देशित भी करने का अधिकार इसको दे दिया गया और इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया गया। सूचना खंडन तक ही ये सीमित नहीं रहा, जैसा कि पहले जो नवंबर 2019 में गठित एफसीयू थी, उस केवल सूचना खंडन तक वो सीमित थी। अब यहां पर सूचना खंडन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस अमेंडमेंट के बाद ये सीधा उसमें हस्तक्षेप कर सकती थी और इसके दायरे को बढ़ा दिया गया। सरकारी कामकाज से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं, किसी भी प्रकार की सूचना है, सरकारी कामकाज से अगर उसका रिलेशन है और किसी भी माध्यम से वो प्रकाशित हुई है, तो ये क्या करेगा? सरकार से जुड़े सभी पहलुओं पर ये नजर रखेगा और फर्जी जानकारी घोषित करने की शक्ति इसको दे दी गई। तो हम कह सकते हैं कि इस इकाई को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। 2023 का जब संशोधन हुआ तो उसमें फैक्ट चेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ऐसी सामग्री हटाने के लिए ये बाध्य भी कर सकता था। मतलब अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके लिए दंड भी दिया जा सकता था, पनिशमेंट दिया जा सकता था, तो बाध्य कर सकते हैं, आपको हटाना ही होगा, जो कि फर्जी, झूठी या भ्रामक ये चिन्हित कर लेता कि ये फर्जी, झूठी या भ्रामक है। ये प्लेटफॉर्म अगर ऐसा करने में विफल रहते तो अपने जो सुरक्षित बंदरगाह की स्थिति, बोलते हैं बंदरगाह नहीं, हम कह सकते हैं जो सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, जो एक सुरक्षा कवच मिलता है, तो वो सुरक्षा कवच की स्थिति खो सकते हैं, जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर वो उन मानकों का पालन नहीं करेंगे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो फिर क्या होगा? उसके लिए वो उनको जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। अब ऐसा
काफी हो सकता था, क्योंकि सरकार से संबंधित अगर दूसरे लोग हैं या विपक्ष हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अगर वो इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होती अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो उनकी भी एक आपत्ति यहां पर थी कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो सेफ हम कह सकते हैं कि हार्बर वाली कंडीशन है, वो भी खतरे में है। तो विवाद 2023 के संशोधन पर यह आलोचना होती है कि सरकार को सूचना के सत्यापन और उसे हटाने की एकमात्र शक्ति प्राप्त हो रही थी। इसी बात को लेकर लोग आलोचना कर रहे थे, इसी बात को लेकर लोगों को आपत्ति थी कि सारी जो शक्तियां हैं वो सरकार में केंद्रित हो रही हैं और अपनी ही आलोचना के लिए सरकार ही अपने अंदर की शक्ति से ये निर्णय दे रही है। तो एक तरह से ये निरंकुश शक्ति के रूप में इसको देखा जा रहा था। तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए इस पर काफी डिस्प्यूट था, इसको चैलेंज किया गया था। अब देखिए इसी चैलेंज के बाद क्या हुआ, 31 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नील गोखले ने एक विभाजित निर्णय दिया था। फिर तीसरे जज की आवश्यकता पड़ी थी और तीसरे जज के रूप में फिर से जब शामिल किया गया न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर को, तो उन्होंने अपने संशोधित अपना जो निर्णय दिया बाद में, उस निर्णय में यह कहा कि जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19(1) जी है, इसका उल्लंघन हो रहा है साफ साफ। अर्थात समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इनका उल्लंघन हो रहा है। साथ ही साथ जो फर्जी, गलत और भ्रामक शब्द है, ये काफी अस्पष्ट है और बिना इसकी परिभाषा के इस्तेमाल के, सही परिभाषा के, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसी आधार पर न्यायालय ने कहा कि ये सोशल मीडिया के मध्यस्थ जितने भी हैं, उन मध्यस्थों पर ये एक चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस डर से कि आपके ऊपर अमुक किसी अन्य नियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। मतलब आपको एक अधिकार मिला भी है लेकिन आप किसी डर से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि न्यायालय ने यह कहा कि ये नियम सोशल मीडिया के मध्यस्थों पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, इस आधार पर इनको खारिज किया जाना चाहिए। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति थी। अंत में हम आते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आज का आपके लिए है कि पीआईबी की तथ्य जांच इकाई फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए वर्ष 2018, विकल्प बी वर्ष 2019, विकल्प सी वर्ष 2020 या विकल्प डी वर्ष 2021। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।